हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में अग्निपुत्र अभय की कॉमिक अग्निपुत्र अभय और ओइंग चिक बैंग। खूंखार नरभक्षी कैनिबल फंडारा को धूल चटाने के बाद फाइटर अभय कश्मीर में गुलमर्ग की पहाड़ियों पर सैर करने पहुंचा। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। और अब मजा आया ना, चले थे हीरो बनने। भाम! ओ शट अप रानी, जरा फॉर्म में आना तो फिर बताऊंगा। मुझसे रेस करोगे? नॉट अ बैड आइडिया। अबे ने रानी के पहियों के नीचे स्केट्स लगा दिए। फिर क्या था। कमॉन रानी, आगे निकल कर दिखाओ। संभल के, सामने वाली से मत भिड़ जाना, चांद गंजी हो जाएगी राजा जाड़े में। डोंट वरी, आओ अब स्कीइंग करते हैं। शाबाश शाबाश, वंडरफुल, क्या सीन है। शड़प, अपनी खोपड़ी चकरा गई तो मैं मजाक सूझ रहा है। एक बार फिर कोशिश करो। शाबाश, देखो मेरी तरह। इसी के साथ रानी के हाथ पैर खुल गए। हुर्रे! अरे कमाल है, मोटरसाइकिल को देखो। आओ रानी, अब हम रनिंग करते हैं, यानी अपने नीचे स्कीज की जगह मोटरसाइकिल। फिर मुझे मोटरसाइकिल कहा? तुम जानते नहीं मैं एक बोलने वाला रोबोट हूं, यानी मोटोरोब। कहा मैं, कहा मोटरसाइकिल, छी छी छी। अभय ने स्कीज उतार कर फेंक दी और रानी पर बैठकर स्कीइंग करने लगा। आई एम सॉरी रानी, पहाड़ी से सॉरी, मैं अग्निपुत्र का यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने मुझे इतनी हैरत अंगेज मोटर रोप दी है जो अपना बैलेंस भी खुद करती है, पकड़ने की भी जरूरत नहीं। ओ गॉड! पहाड़ी से नीचे कूदते समय अभय मोटर रोप से अलग हो गया। तुम भी तो अपना बैलेंस बनाकर रखो राजा, यहाँ पहाड़ है, प्लेन नहीं। काश थोड़ी सी अकल भी अग्निपुत्र ने तुम्हें गिफ्ट में दी होती। उधर हीरक देश की राजधानी इंद्रप्रस्था में वैज्ञानिक श्री एस एस राजन के दरवाजे पर पोस्टमैन आया। पोस्टमैन! आपका लेटर है सर। लाओ, देखें किसका है। अरे, भेजने वाले का नाम ही गायब है, खाली पेंगुइन बनी है। खैर खोलता हूँ। अरे, ये इस खत में क्या लिखा है? प्रोफेसर राजन, ये रहा हमारी बात ना मानने का नतीजा। तेरी जिंदगी अब 2 मिनट की मेहमान है। अपने इष्ट देव को याद कर ले। इतना अच्छा वैज्ञानिक और इतनी बुरी मौत। इतना पढ़ते ही प्रोफेसर का शरीर शिथिल पड़ने लगा। सहायता के लिए घबराई आंखों से नौकर की ओर देखा। इससे पहले कि नौकर कुछ समझ पाता, प्रोफेसर राजन के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उनका नौकर सदमे और भय में बेहोश हो गया। थोड़ी देर में पुलिस पार्टी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोग और कैमरामैन डॉग स्क्वाड के साथ प्रोफेसर राजन के घर पहुंचे। कुत्ता रक्त को सूंघकर भौंका। भौं भौं। सिपाही रामदयाल, यह खत अपने कब्जे में ले लो। इसके अलावा और कुछ नहीं मिला सर। सर, नौकर काफी डरा हुआ है, मैंने उसका बयान ले लिया है। पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस कमिश्नर के साथ मीटिंग में। कोई सुराग नहीं। इस प्रकार अचानक ये 7वां व्यक्ति मरा है। व्यक्ति नहीं, 7वां साइंटिस्ट कहिए। लगता है कोई बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो रहे हैं हमारे वैज्ञानिक। प्रोफेसर अंबाली की मौत भी कुछ ऐसी परिस्थितियों में हुई थी। उन्हें अपने सिगरेट पैकेट के पास ऐसा ही खत मिला था, वह पढ़कर हंसे थे और जैसे ही सिगरेट मुंह में लगाई वो खत्म हो गए। और डॉक्टर क्रिस्टो का एक्सीडेंट भी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोफेसर बालचंदन का हार्टफेल भी नेचुरल नहीं था। लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। यह पुलिस डिपार्टमेंट के लिए डूब मरने की बात है। सर, ये वो मामला है जिसमें हमारी इंटेलिजेंस भी फेल हो गई। इंटरपोल की रिपोर्ट है कि वैज्ञानिकों के साथ ऐसे हादसे हीरक देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों में हो रहे हैं। सॉरी, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। सर, आप अभय को क्यों भूल रहे हैं? अरे, वह दंडाटा चैंपियन फाइटर अभय। ओह यस, कहाँ होगा वह इस वक्त? आजकल वह अपनी रानी के साथ गुलमर्ग में गुलछर्रे उड़ा रहा है। तो क्या उसने शादी कर ली? कितना अच्छा लड़का था बेचारा। शट अप, रानी उसकी मोटोरोप का नाम है, नहीं समझे? अच्छा, वो कंप्यूटर वाली जो हवा और पानी दोनों पे चलती है, जो बात भी करती है कंप्यूटर के जरिए, जिसमें से तरह तरह के हथियार निकलते हैं। स्टॉप इट, हमें अभी अभय से कांटेक्ट करना है। ओके सर। इधर गुलमर्ग में अभय ने विभिन्न देशों के समाचार पत्रों में वैज्ञानिकों की रहस्यमय मौतों का दुखद समाचार पढ़ा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अचानक अभय का टेलीफोन घनघना उठा। अभय हियर। ओहो कमिश्नर साहब। हाँ सर, मुझे पता चल गया, मैं अभी पहुंचता हूँ, ओके बाय। अभय फाइलों का अध्ययन करता हुआ। कमाल है, हर पत्र की हैंडराइटिंग एक सी है और पेंगुइन चित्र भी हर रक्त पर, हर खत पर। अगले दिन समाचार पत्रों में, वैज्ञानिकों के हत्यारे का सुराग मिला। सभी का हत्यारा एक ही व्यक्ति। केस फाइल फाइटर अबे के हाथ में। गुत्थी सुलझने से की शीघ्र आशा। पढ़िए शाम सहारा में सिर्फ 1 रुपए में।
4:30 बजते ही वातावरण विस्फोटों की आवाज से गूंज उठा। तो गाइज हिंदी वाली कॉपी में 3 पेजेस नहीं है, मिसिंग है। तो मैं ये इंग्लिश वाली कॉमिक के 3 पेजेस ले रहा हूँ सॉरी, जिनको मैं हिंदी में पढ़ के सुना दूंगा। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में। अभय, कोई सुराग मिला? अभय, लेटर के हर, ऐसे पढ़ोगे तुम? हैं, चूतिया होगे बिल्कुल ही। सॉरी गाइस, हिंदी वाली इशू में 3 पेजेस मिसिंग है, इसलिए मैं इंग्लिश वाली कॉपी का सहारा ले रहा हूँ। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में। पुलिस कमिश्नर। अभय, कोई सुराग मिला क्या? अभय, सर, जो पेंगुइन हर घर पर छपी है वही हमें कातिल तक पहुंचाएगी। उसी रात टीवी के सभी प्रसारण 8:40 पर रोक दिए जाते हैं और टीवी स्क्रीन पर एक पेंगुइन दिखाई पड़ता है जो कि एक अनाउंसमेंट कर रहा होता है। एक आवश्यक सूचना, हीरक देश के सभी लोगों को ऑइंग चिंग पेंग का एक संदेश। इस पर पुलिस कमिश्नर चौंक कर बोलता है, अरे देखो, चिड़िया बोल रही है। इस पर अभय पुलिस कमिश्नर को शांत करते हुए कहता है, शांत रहिए, मुझे सुनने दीजिए। टीवी स्क्रीन पर ऑइंग चिंग पेंग प्रकट होता है और उनसे कहता है, हीरक देश के वासियों, अब तक 60% लोगों ने मुझे शासक के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग भी अपने घरों पर और महल पर कल सुबह 4 बजे से पहले सफेद झंडे फहरा दें और जो भी देश इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। अगर कल सफेद झंडे नहीं फहराए गए तो मैं आप लोगों को आपके सेना के 4 ऑफिस पर कल शाम 4:30 बजे अपना एक छोटा सा ताकत का नमूना दिखाऊंगा। मेरा मतलब है बिल्डिंग नंबर 4, 6, 8 और 9 राख के ढेर में बदल जाएंगी। इंद्रप्रस्थ के एक घर में। अरे, क्या हो रहा है यहाँ पर? इंद्रप्रस्थ के महल में। चीफ, इस धमकी से निपटने के लिए तुमने क्या सुरक्षा व्यवस्था की है? महाराज, हमारे कमांडोज महल के चारों तरफ फैला दिए गए हैं और चारों तरफ कैमरों की व्यवस्था भी कर दी गई है। हमारा झंडा हमारे महल के ऊपर फहरा रहा है और हम हर चीज पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। आप अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं। चीफ महाराज को कंट्रोल रूम के अंदर ले गया जहां पर बिल्डिंग नंबर 4, 6, 8 और 9 को मॉनिटर्ड किया जा रहा था स्पेशली। महाराज, बहुत अच्छा, हर चीज बेहतर ढंग से है, लेकिन सिचुएशन तब भी गंभीर है। चीफ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है महाराज। सडनली। तो गाइज इंग्लिश वाले को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ तो दिया है, हो सकता है आप लोगों की समझ में आए या ना आए, लेकिन स्टोरी का सार वही था। अब हम आगे हिंदी में पढ़ते हैं। 4:30 बजते ही वातावरण विस्फोटों की आवाज से गूंज उठा। चारों स्क्रीनों पर आग की लपटें दिखाई दे रही थी। महाराज ने खिड़की से बाहर झाँककर देखा। उफ, कितने भयानक विस्फोट! महामंत्री, इससे पहले कि अब और जाने जाए, हमें ओइंग चिंग पेंग के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। जैसी आज्ञा महाराज। और उसी के साथ हीरक देश के राजमहल पर समर्पण का सफेद झंडा लहराने लगा और इस तरह बहादुर अभय का प्यारा देश हीरक भी ओइन चिंग पेंग का गुलाम बन गया। पुलिस कंट्रोल रूम में कमिश्नर के साथ अभय ने भी यह हृदय विदारक दृश्य देखा। हम वादा करते हैं कि इस दुष्ट से सिर्फ हीरक ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को आजाद कराकर रहेंगे। इस बार हमारी टक्कर दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी से है। हमारा सहारा तो अब अग्निपुत्र ही है। यह मामला तुम दोनों ही संभाल सकते हो। तो मैं चाहता हूँ सर, अग्निपुत्र को बुलाने। अभय मोटोरोग के पास आया। चल रानी, जब तक मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसता अग्निपुत्र आने वाला नहीं। बड़ी अजीब सी शर्त है, कहाँ चलूं? जहां से ओइन चिंग पेंग के सिग्नल हमारे स्क्रीन पर आ रहे थे। तो हमें साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव चलना होगा। तुम अपने ऊपर वेदर प्रूफ लेप लगा लो। साउथ पोल पहुंचने के लिए अभय को पहले पोर्ट लुइस रुकना पड़ा, वहां के एक होटल में। वेलकम सर,
हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आपको कैसे पता कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? अभय ने बर्फीले क्षेत्र में जाने के सभी इंतजाम कर लिए और साउथ पोल की तरफ चल पड़ा। सॉरी, हमें हीरक से मैसेज मिल चुका था, देखिए आपके कमिश्नर की टेलेक्स स्ट्रिप। तभी होटल का मैनेजर अभय के पास आया। हेलो, मार्शल अभय। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं तो सिर्फ आपकी कॉफी शॉप से कॉफी पीना चाहता था। आप मेरे साथ वीआईपी रूम में चलिए। ओके, आओ रानी। माफ कीजिए, ये ऑटोमेटिक है, मेरे साथ ही चलती है। वंडरफुल। ये रहा आपका कमरा, आप इस कुर्सी पर बैठिए, कॉफी अभी आती है। धन्यवाद। अभय के बैठते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी साइड के पैनल खुल गए। अभय चौंक पड़ा। ये है सम्राट ओइन चिंग पेंग का एक छोटा सा जाल। तो फिर ले ये झन्नाटा संभाल। डांट! मैनेजर के गिरते ही उसके आदमी आगे आए। ये रहा रेड बेल्ट कराटा। अभय ने चक्रवात से सभी को धराशायी कर दिया। मैनेजर संभल चुका था। उसने कोट उतारकर फेंक दिया और अभय की तरफ पूरे वेग से झपटा। अभय 7 फीट ऊपर उछला। अगले ही पल, अगले ही क्षण स्ट्रैंगलर स्ट्रिप निकला और उसके गले पर कसता चला गया। मैनेजर की जीभ बाहर निकल आई। आंखें फटी की फटी रह गईं। मैनेजर अपनी झोंक में मोटर रोप से टकराया। उसका हाथ मोटर रोप के कंट्रोल पैनल पर स्ट्रैंगलर स्टिक के स्विच पर पड़ा। बहुत अच्छे रानी। तभी दो आदमियों को होश आया और वह अभय के पीछे आए, मगर अभय ने स्ट्रैंगलर स्टिक का सिर फिर से बटन दबा दिया। स्ट्रैंगलर उनके गले में फंसते चले गए। उनका हाल भी मैनेजर जैसा हो गया। अभय ने सभी बेहोश पड़े आदमियों को स्ट्रैंगलर स्ट्रिप से बांध दिया। अभय ने एक आदमी को अपनी मोटर रोप पे बिठा दिया और खिड़की तोड़ता हुआ एक निर्जन स्थल की तरफ उड़ चला। जब उस आदमी को होश आया, पानी, मैं कहाँ हूँ? तू इस वक्त हमारी गिरफ्त में है। मरने से पहले एक बार अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दे कुत्ते। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। तो बता, तेरा बॉस कहाँ रहता है? मैं नहीं, ये नहीं बता सकता, वरना वह मेरे बेटे को मार देगा। कौन मार देगा? सुपर कमांडर पेंग। उसने हमें हीरक से ही उठवाया था। मेरा बेटा उसी के पास अंटार्कटिका के तहखाने में। नहीं। धन्यवाद। इसी के साथ उस आदमी ने साइनाइड कैप्सूल खाकर आत्महत्या कर ली। अंटार्कटिका तहखाना यानी कि समुद्र सफर। चल रानी, 45 डिग्री राइट, इसी समुद्र की तरफ। अभय समुद्र में चला जा रहा था। अचानक उसके चारों तरफ धुंध छा गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वह रानी के साथ एक विशाल व्हेल के पेट में था। ये कहाँ आ गया मैं? तुम व्हेल के पेट में हो? धाड़ धाड़। ओ माय गॉड रानी, ड्रिल रॉकेट्स छोड़ो। उधर अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे अपनी विशाल गुप्त कार्यशाला में ओइंग चिंग पैंग अपनी सहायिका कवाचा के साथ बैठा अभय को अपने स्क्रीन पर वेल के अंदर से निकलते हुए देख रहा था। इसने तो हमारी पालतू वेल में भी छेद कर दिया। नो प्रॉब्लम, इसे आने दो। यह बड़ा खतरनाक लड़का है कमांडर। इसके मुश्किल में फंसते इसका दोस्त अग्निपुत्र यहाँ आएगा और उसके साथ बर्बादी हो जाएगी। आपकी ये रहस्यमयी दुनिया। ये वही खौफनाक दुश्मन है जिन्होंने लुथियानो, डेथॉल और कैनीवाला फंडारा को मिट्टी में मिला दिया था। इसी ने मनेल आइलैंड पर मेरी ही ट्रिक से मुझे बोतल में बंद कर दिया था। वह तो हीरक जेल के सिपाही से अगर बोतल ना टूटती तो मैं वहीं बंद पड़ी रहती। यह अग्निपुत्र कौन है? अग्निपुत्र एक रहस्यमयी शक्ति है। अग्निपुत्र को जीतना असंभव है। वह फायर प्रूफ, ब्लेड प्रूफ, वाटर प्रूफ नौजवान है जिसकी आंखों से नीली फ्लेम निकलती है, जो मुंह खोलकर सांस के साथ ऑक्सीजन भी खींच लेता है, जिसके एक नथने से जीवन देने वाली गैसें निकलती हैं, दूसरे से काला धुआं या धुंध, जिसके पास ऐसा अग्नि चक्र है जो गोलियों को रोककर अपने अंदर चिपका लेता है, जिसके दाएं हाथ में किसी भी धातु को पिघलाने की शक्ति है, जो बाएं हाथ से छूकर लोहे को शक्तिशाली चुंबक में बदल देता है, जिसके असंख्य अग्नि कीट किसी भी प्रकार की तरंग और किरण, चाहे वह प्रकाश की हो, आग की हो या फिर कोई और, के मार्ग पर चलकर उसका निकलने का स्थान पता कर लेते हैं। वह अदृश्य भी हो सकता है और छोटा भी, लेकिन अदृश्य होकर वार नहीं कर सकता। उसकी सारी शक्तियों के बारे में तो किसी को भी पता नहीं है। रहता कहाँ है यह अग्निपुत्र? यह किसी को नहीं पता। वह तभी प्रकट होता है जब अभय किसी बड़ी मुसीबत में घिर जाए। तो फिर घेरो छोकरे को मुसीबत में। मेरे हाथ अग्निपुत्र को अपने वैज्ञानिक कंट्रोल में लेने को तड़प रहे हैं। अभय अब बर्फ के विशाल मैदान पर खड़ा था। उसके सामने था बर्फ का एक बहुत बड़ा हाथी। अभय उसकी ओर बढ़ा। कमाल है रानी, यहाँ किसने बनाया होगा इतना खूबसूरत? हाँ। तभी रानी ने अपने सॉरी इससे पहले कि अभय हाथी बोल पाता, हाथी हरकत में आ गया और रानी सहित अभय को पैर से किक मारकर आकाश में उछाल दिया। रानी ने अपने पैर हवा में खोल दिए और अभय वापस उड़ता हुआ रानी के ऊपर आ गया। रॉकेट्स
छोड़ता हूँ। कई रॉकेट्स हाथी के शरीर के पार निकल गए, लेकिन उनका हाथी पर कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, तो ये भी डालथर की तरह प्रेतराज का कमाल मालूम होता है। दडांटा स्कार्फ डालता हूँ इस पर। अभय ने हाथी पर अपना जादुई दडांटा स्कार्फ डाला, जिससे प्रेतात्माएं भस्म भस्म हो जाती थी। आए, इसका भी कोई असर नहीं। यानी ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाला रोबो है। तो क्या किया जाए? इसका बर्फ पिघलाओ। ओह यस, थैंक यू रानी। अभय ने मोटरों को घुमाकर उसकी बैरल से 200 सेंटीग्रेड के तापमान पर धुआं छोड़ना शुरू कर दिया। आए, ये तो वाकई पिघलने लगा। और ये अंदर से निकल रहा है स्टील का ढांचा, वाह। अभय ने डिस्क कटर छोड़कर उसके तारों का कनेक्शन काट दिया। इसी के साथ बेकार हो गया वह आइस एलिफेंट। अब वहां रह गया था सिर्फ स्टील का एक ढांचा। यानी कि एक बार फिर हमारी टक्कर मॉडर्न साइंस से होने वाली है। अबे अपनी मोटरों पर आगे की ओर चल पड़ा। इधर अपने कंट्रोल रूम में ऑइन चिंग पैक, इसने हमारा शक्तिशाली रोबो गार्ड एनी एलिफेंटाइस भी बेकार कर दिया राना। यस बॉस, हमारे हाई पावर मैग्नेट सिस्टम से इसे नीचे खींच लो। ओके बॉस। यह चिंगपेंग का तहखाना यहाँ हो क्या? यहाँ का यहाँ कहाँ हो सकता है? उसे ढूंढने से पहले अपना स्कार्फ तो ले लो गुरु। तुम उसे हाथी पर ही छोड़ आए हो। अरे रानी प्लीज वापस चलो। वापस लौटते ही रानी नीचे की तरफ खिसकने लगी। अपने को संभालो राजा, हम पानी के अंदर जा रहे हैं। मेरा कंट्रोल। इसी के साथ रानी पानी के अंदर सीधी खिसती चली गई। उसकी आवाज और कंट्रोल बंद हो चुके थे। अभय ने अपनी नाक और आंखें बंद कर ली और सांस रोक लिया। काफी नीचे जाने पर पानी का दबाव खत्म होते ही उसने आंखें खोली। वह एक मानव निर्मित सुरंग में था। यहाँ तो बिल्कुल सूखा है, ये कैसे संभव है? यह ऑइंग चिंग पेंग की साइंस का कमाल है बेटे। हमारी लेबोरेटरी में आ जाओ। इसी के साथ अभय मोटरसाइकिल के साथ साथ घिसटता हुआ एक 7 फुट ऊंची छत वाले विशाल कमरे में पहुंच गया। सामने दीवार पर एक चित्र उभरा। अरे कवाचा, तू यहाँ कैसे आई? हा हा हा, चौंक गए ना फाइटर अभय? मत भूलो कि तुम संसार के सबसे बड़े वैज्ञानिक ओइन चिंगपेंग की लेबोरेटरी में बैठे हो। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लो। ओइन चिंगपेंग यानी कि सुप्रीम कमांडर ऑफ ओवरवर्ल्ड, दुनिया का भावी चक्रवर्ती सम्राट। तेरा दिमाग खराब हो गया कबाचा? बड़ी जल्दी भूल गई मेरा तमाचा। बेवकूफ लड़के, तूने कमांडर की शक्ति और कामों का पता नहीं है। ये देखो यहाँ का नक्शा। इसी के साथ दीवार पर उभरा एक नक्शा। कबाचा का अक्स गायब हो चुका था, सिर्फ आवाज आ रही थी। दीवार पर एक पॉइंट अपने आप चल रहा था। यह है सम्राट ऑइन चिंगपेंग की तरह तरह की प्रयोगशालाएं, जो यहाँ 5,000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हैं। और पॉइंट एक स्थान पर रुका। यह रहा यहाँ का कंट्रोल रूम, जहां से सम्राट सेटकॉम के जरिए सारी दुनिया को अपना रेडियो और टीवी संदेश प्रसारित करता है। यह है प्रयोगशाला, जहां इंसानी खून का प्रयोग करके मशीनों द्वारा कृत्रिम मानव का निर्माण किया जाता है और फिर उनका उपयोग अपने एजेंटों के रूप में दिए किया जाता है, जैसे होटल का मैनेजर जिसे मैंने मारा था। हाँ वही। दीवार पर उभरा अगला चित्र। यह है वह विशाल हॉल जहां डेथ हॉल से प्राप्त हुए मैन मशीन शक्तिशाली मानव बमों में बदल दिए जाते हैं। इनको सारे संसार की बड़ी इमारतों में प्लांट कर दिया जाता है, यानी कि वहां कार्यकर्ता के रूप में पहुंचा दिया जाता है। यह रही वह लैब जहाँ पॉइजन इंक बनती है, जिससे मौत की सजा मिलने वालों को खत लेके जाते हैं। पढ़ने वाले की सांस से निकलती कार्बन डाइऑक्साइड उसे ऐसी गैस में बदल देती है कि पढ़ने वाले की मौत 2 मिनट में हो जाती है। ये रहे वह कक्ष जहाँ दुनिया भर के साइंटिस्ट सम्राट के लिए काम कर रहे हैं। जो नहीं माने वो खुदा को प्यारे हो गए। यह है 30,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला ठोस सोने की खान का क्षेत्र। यहाँ सोना चट्टान के रूप में मिलता है। ये देखो, इसका एक नमूना। इसी से सम्राट सारी दुनिया को खरीद रहा है और बना रहा है। ऐसे घातक हथियार की तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यह रही अर्थक्वेक मशीन यानी भूचाल यंत्र। इसके कंप्यूटर पर शहर का नाम प्रिंट करके कमांड करना होता है और पूरा शहर का शहर हिलने लगता है। इसे तबाह होने में सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। ये देखो, ये गया तुशानिका। इसी के साथ कंप्यूटर तुशानिका का नाम उभरा। फिर उभरी तुशानिका की तस्वीर और उसके साथ ही भयंकर भूकंप, धाम, और सारा शहर नेस्त नाबूद हो गया। तभी दूसरी स्क्रीन पर दिखाई दिया ओइन चिंगपेंग का भयानक चेहरा। इसे मॉर्ग में ले आओ कबाचा, वहीं फ्रीज करके डाल देना जब तक इसका दोस्त अग्निपुत्र नहीं आ जाता। ओके बॉस। अभय ने मोटरों से उतरना चाहा, लेकिन वह अपने शरीर पर नियंत्रण खो चुका था। कबाचा आगे आगे चल रही थी। मोटोरो रानी अभय को लेकर उसके पीछे पीछे घिसट कर चल रही थी। उसके पहिए नहीं चल रहे थे। अचानक मोटोरो को एक झटका लगा और अभय का शरीर उछलकर इंसानी खून से भरे एक टैंक में जा पहुंचा। ये तुमने क्या किया तिंजा? इसे बाहर निकालो। दो शक्तिशाली रोबो आगे बढ़े और खून से लथपथ अभय को टैंक से बाहर निकालकर फर्श पर रख दिया।
यह रहा हमारा फ्रीजिंग यूनिट। यहाँ 10 साल बाद तक काम आगे आने वाले आदमी फ्रीज करके जिंदा रखे जाते हैं। अभय के मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया था। तुम सामने वाले बॉक्स में खड़े हो जाओ। अभय के टेलीफोन बूथ जैसे उस बॉक्स में खड़े होते ही कवाचा ने उसका बटन दबा दिया। इसी के साथ उस पर ड्राई आइस की बौछार होने लगी और देखते ही देखते अभय के चारों ओर बर्फ की सफेद सिल तैयार हो गई। कवाचा ने दूसरा स्विच दबाया और बर्फ का सिल बाहर फिसलती हुई मॉर्ग के केस नंबर 251A/A में समा गई। फिर वह केस दीवार के अंदर चली गई। तभी एक आवाज गूंजी, कवाचा सीधे मेरे पास आ जाओ। अगले ही क्षण कवाचा ऑइन चिंग पेंग के विशाल कक्ष में थी। तुम तो कहती थी कि अग्निपुत्र अभय को खतरे में देखकर आता है, क्या इससे बड़ा भी कोई खतरा हो सकता है? उसे आना ही चाहिए था बॉस, मगर वह आया क्यों नहीं? ओ याद आया, अभय की बॉडी खून से सनकर अपवित्र हो गई है बॉस। इससे क्या होता है? अग्निपुत्र को मिलने वाली तरंगें जिनसे अग्निपुत्र उसकी स्थिति का पता लगाता है बंद हो जाती हैं। ओह, लेकिन अब हम उसे 6 महीने से पहले वापस बाहर नहीं निकाल सकते। अग्निपुत्र अभय को खतरे में जानकर इंद्रप्रस्था के पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। अभय कहाँ है? वह यहाँ से साउथ पोल गया था, उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं आई। हो सकता है वह अंटार्कटिका चला गया हो। इसके लिए तुम्हें कैप हॉर्न पहुंचना होगा। कैप हॉर्न से अंटार्कटिका यानी यहाँ अक्षांश 70 से 30 डिग्री 70.3 डिग्री दक्षिण और रेखांश 41.7 डिग्री पूर्व। तो मैं ये चला। ओके कमिश्नर। अग्निपुत्र अदृश्य होकर उड़ चला। पलक झपकते हुए लुई के होटल हॉस्टल के लॉन में था। होटल हॉस्टल में अभय द्वारा मारे गए लोगों की लाशें पड़ी थी। पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही थी। अग्निपुत्र ने एक आदमी से पूछा, ये किसकी लाशें हैं? कैसे हुए ये सब? पता नहीं, कहते हैं अजीब सी मोटरसाइकिल पे एक लड़का आया था, उसी ने इनकी हालत बनाई है। तो ये दुश्मनों का अड्डा है। नो प्रॉब्लम, मुझे शाम तक यहीं रुकना होगा। और उसी शाम अग्निपुत्र कैप हॉर्न में हीरक देश के राजदूतावास में पहुंचा। वेलकम टू कैप हॉर्नर सर। कैप हॉर्न सर, यह रहा आपका सामान और यह आइडेंटिटी कार्ड। हमारे पास हीरक देश से मैसेज आ गया था। थैंक यू। इसमें क्या क्या है? आपके बर्फ में पहनने के नारंगी रंग के ऊपर के कपड़े और बाकी ये नायलॉन की जाली वाले अंदर के कपड़े, फिर ऊनी कपड़े और ये गद्देदार ट्राउजर और जैकेट। आपको हिममचक जहाज पर यहाँ से कल सुबह रवाना होना है। ओह थैंक यू। ये मत भूलिएगा कि आप वहाँ एक प्रेस रिपोर्टर की हैसियत से जा रहे हैं, वैज्ञानिक बनकर नहीं। ये रहा कैमरा और टेप रिकॉर्डर। ठीक है, इससे मैं वहाँ मनचाही तौर से घूम सकूंगा। जहाज सुबह कितने बजे रवाना होगा? सुबह 10 बजे। अच्छा, अब आप आराम कीजिए। वह देखिए बॉस, वही अग्निपुत्र, वह इधर ही आ रहा है। लेकिन वह हम तक कैसे पहुंचेगा? हम उसे यहीं से उठवा लेते हैं। उधर ऑइन चिंग पेंग के कंट्रोल रूम ने कवाचा ने अग्निपुत्र को स्क्रीन पर हिममंजक जहाज में आते हुए देखा। हिममंजक के केबिन नंबर 4 में स्क्रीन पर ऑइन चिंग पेंग का चेहरा उभरा। केबिन में बैठे उसके 8 खूंखार आदमी सतर्क हो उठे। ऑइन चिंग पेंग ने उनके इंचार्ज वॉल्टर को पुकारा। वॉल्टर! यस बॉस। केबिन नंबर 112 में इस आदमी को ध्यान से देखो। इसकी खिड़की से इसे पानी में फेंक दो। ओके बॉस। और 8 आदमी केबिन नंबर 112 की तरफ चल पड़े। धाक! वॉल्टर ने लात मारकर केबिन का दरवाजा खोला। 8 आदमी ने अग्निपुत्र को घेर लिया। आप लोग कौन है और क्या चाहते हैं? हम तुम्हें इस खिड़की से बाहर फेंकने आए हैं। क्यों भाई, क्या जहाज ओवरलोड हो गया है? बकवास बंद कर, यह हमारे बॉस ऑइन चिंग पेंग का हुक्म है। तो ये तो अग्निपुत्र ने मुंह से सांस छोड़ी। उसी के साथ बेहोश करने वाली जहरीली गैस निकली और वॉल्टर समेत 8 के 8 आदमी बेहोश हो गए। ये उठाया मैंने इस चूहे को और ये फेंक दिया बाहर पानी में। मेरी मैन मशीन्स के सामने ये टिक नहीं सकता बॉस। मैं इस पर पूरा स्पॉट लगा दूंगा। ओह नो, इसे सिर्फ पानी में फेंकना है। वहां से हमारी पालतू कुबड़ी वेल इसे निगल कर हमारे हेडक्वार्टर तक ले आएगी। उधर ऑइन चिंग पैंग ने यह नजारा देख देख रहा था। कवाचा, इसने तो हमारे 8 आदमी को मार दिए। तुम ठीक ही कह रही थी। ये इसके मुंह से निकली जहरीली गैस का कमाल है बॉस। फ्लूका, अपने मैन मशीन को इस केबिन में भेजो, फिर देखता हूँ ये कैसे बचता है। ऑइन चिंग मैंग ने अपने विरोध सहायक को आज्ञा दी। फ्लूका ने रिमोट कंट्रोल से जहाज के डेक पर खड़े मैन मशीन्स को चालू कर दिया और 4 कृत्रिम मानव केबिन की ओर चल पड़े। केबिन में पहुंचते ही अग्निपुत्र ने उन पर विषैली गैस छोड़ी। लेकिन ये तो आदमियों जैसे दिखने वाले शक्तिशाली मशीनी मानव थे। इन पर जहरीली गैस को कोई असर नहीं हुआ। अग्निपुत्र समझ गया कि मामला गड़बड़ है। अचानक उसके हाथ में अग्नि चक्र आ गया। अचानक खर खर खचा खचा 3 आदमियों के सर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गए।
और कटे हुए सर अग्निपुत्र की तरफ बढ़ने लगे। चौथे आदमी ने अग्निपुत्र पर हमला कर दिया। जो ही उसके हाथ अग्निपुत्र की गर्दन पर पहुंचे, अग्निपुत्र उछलकर उसके पीछे पहुंचा और दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे लाकर एक झटका दिया, खटाक। इसी के साथ दोनों हाथ अग्निपुत्र के हाथों में आ गए, मगर ये क्या, उसके अंदर मांसपेशियों की जगह तार लगे थे, यानी डेथ रॉक वाली मशीनी मानव। बहुत खूब, अभी इसे निष्क्रिय करता हूं। अग्निपुत्र ने एक ही मुक्के से उसकी खोपड़ी खोल दी और उसी के साथ बाकी तीनों की भी, और उनके अंदर फिट मिनी कंप्यूटर निकाल लिए। अब इस कबाड़ का क्या करूं? इसे सबूत के तौर पर यहीं पड़ा रहने देता हूं। अपने कंट्रोल रूम में ओइंग चिंग पैंग, कबाचा, यह आदमी तो वाकई बड़े काम का है। ठीक है फ्लूका, जहाज के पीछे वाले हिस्से में हमारा मानव बम है ना? यस बॉस, मैं समझ गया। और देखते ही देखते हिम मंजा के पीछे वाले हिस्से में एक भयंकर विस्फोट हुआ, भाम! और देखते ही देखते जहाज का पिछला हिस्सा जल उठा। अग्निपुत्र बाहर आया और अपने मुंह से काला धुआं छोड़ने लगा, और उसके मुंह से निकली कार्बन डाइऑक्साइड ने सारी आग बुझा दी। जहाज अब बर्फ काटता हुआ आगे वाले निचले हिस्से से उबलता हुआ पानी बर्फ पर फेंक कर उसे पिघलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। ठीक है, पहले इसे अंटार्कटिका तक पहुंचने दो, बचकर जाएगा कहाँ? अग्निपुत्र अपने केबिन में गया और उसे अंदर से बंद कर लिया। इसी के साथ वह अदृश्य होकर अंटार्कटिका का जायजा लेने पहुंच गया। बर्फीली हवाएं 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थीं। तो ये है बर्फ से ढका हुआ सातवां महाद्वीप, जिसकी जानकारी दुनिया को केवल 150 वर्ष पहले हुई है। इसके चारों ओर के सागर में चक्कर काट रहा है भयंकर तूफान, जिसे चक्रपोल कहते हैं। और ये है भयंकर आइसबर्ग, यानी कि पानी पर तैरते बर्फ के पहाड़। और ये चारों ओर गोलाई में बर्फ की खड़ी चट्टानें। और यह जमीनी क्षेत्र जिस पर कई मील ऊंची बर्फ की तह करोड़ों वर्षों से जमी है। ये रही पेंगुइनों के रहने की कॉलोनी। अब माजरा समझ में आया। हमारे दुश्मनों का कुछ ना कुछ संबंध इनसे अवश्य है। ये रहे वह स्थान जहां अलग अलग देशों के कैंप लगे हैं, वही उनके स्टेशन हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऑइन चिंग पैंग के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।